जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने प्यारे से चैनल आयुर्वेदा स्टूडेंट्स पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यगुण सेकंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है अष्टक्षीर या जिसको क्षीराष्टक भी बोलते हैं, और इसको हम यहाँ दुग्ध वर्ग के अंतर्गत पढ़ेंगे। वैसे तो ये आपको चरक वगैरह में भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको इन अष्टक्षीर और उनके विकारों के बारे में भी सिलेबस में दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट ये इतना है कि इसी साल ये पूरे 15 नंबर में पूछा गया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। और लाइक और सब्सक्राइब तो आप बाद में करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो इसको कैसे लिखा जाए, और इस वीडियो में हम इसको समझ के भी याद करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक श्लोक देख रहे हैं जो कि हमारे चरक सूत्र स्थान 25 से लिया गया है। क्षीरम जीवनीय नाम। ये श्लोक अगर हम स्टार्टिंग में ही लिख देंगे तो उससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो अब आइए हम देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे। कि अगला हम लिखेंगे पॉइंट पर्याय। पर्याय यानी कि सिनोनिम। तो दूध के पर्याय तो आपको सभी को पता होंगे कि क्षीर है, पेय है और दुग्ध है, स्तन है। तो ये सब नॉर्मल आपको याद रहेंगे, तो आप ये सब लिख सकते हैं वहाँ पे। अब इसके बाद हम गुण कर्म के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम उन गुण कर्मों के बारे में बात करेंगे जो एक नॉर्मली सामान्य दुग्ध में पाए जाते हैं, और जो स्पेसिफिकली 8 प्रकार के दुग्ध में जो गुण कर्म पाए जाते हैं तो उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो यहाँ पे इनका पढ़ने का मतलब ये है कि अगर हमें कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, हम सब कुछ भूल जाएं, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम हर प्रकार के दुग्ध में मिला सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं इन पे ये क्या क्या है। तो यह मधुर शीत स्निग्ध वातपित्तहर, यानी कि मधुर शीत स्निग्ध है तो फिर ये वातपित्तहर का काम करेगा, और शुक्रवर्धक का भी काम करता ही करता दूध, या तो आपको पता ही होगा। और साथ में यानी कि जैसे हम दूध को जो है बचपन से पी रहे हैं, तो ये साथ में होता है एक प्रकार से हमारे लिए। और ब्रह्मण बलकारक, यानी कि अगर ये ब्रह्मण यानी कि हमको नरिशमेंट पहुंचाएगा, तो ये हमको बलकारक यानी बल भी प्रदान करेगा। और शुक्रवर्धक इसमें पहला जो इसका पॉइंट है, तो उसमें उस हिसाब से ये वाजीकारक का भी काम करेगा और रसायन का भी काम करेगा। और यानी कि मतलब ये ऐसा होता है कि हमारी सातों धातुओं का पोषण करता है। कुल मिला के जो उसका सार है वो यही है। तो जब ये सातों धातुओं का पोषण कर देगा हमारे, तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट बना रहेगा, और हष्ट पुष्ट बना रहेगा हमारा शरीर, तो फिर ये आयु कारक भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ के याद कर लेंगे। अब हम एक नज़र डालते हैं कि ये जो हमारे क्षीराष्टक हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये हमारे सबसे छोटे से हम याद करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे जो सबसे छोटे हैं इनमें, तो वो हैं हमारे 2 भेड़ बकरी। फिर उससे बड़े को हम देखते हैं, फिर उससे बड़े हमारे हो गए जानवर गाय भैंस हैं। ठीक है, फिर उनसे और बड़े जानवर देखते हैं, तो वो हो गए हमारे हथनी और ओटनी। ठीक है, और यहाँ पे ये अगले वाले बड़े जानवर नहीं हैं, इनको बस ऐसे याद रखना है। ठीक है, वो है हमारे घोड़ी और नारी। ठीक, तो ये 8 प्रकार के हमारे दुग्ध हो गए कि भेड़ बकरी, गाय भैंस, हाथी ऊँट और घोड़ी और नारी। तो ये हमारे 8 प्रकार के दुग्ध हम इस तरह से याद रख सकते हैं आसानी से। तो आइए अब इसके बाद हम देखते हैं जो पर्टिकुलर एक एक दूध का जो गुण है। तो आइए उस गुणों पे हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उरभ्र दुग्ध, यानी कि जो भेड़ है उसका दूध। अच्छा, यहाँ पे अगर आप भेड़ लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उरभ्र लिखेंगे तो मतलब ये है कि उस पर इम्प्रेशन अच्छा जाएगा कि आपने उसको नॉर्मल भेड़ ना लिख के उसका जो है जो अच्छा सा नाम है आयुर्वेद के अनुसार आपने उस नाम को लिखा। तो आइए देखते हैं इसके गुण क्या होते हैं। तो यह गुरु उष्ण कफपित्तवर्धक, वात रोग में पथ्य तथा वात रक्त में परिषेक के लिए लाभकर है। अत्यधिक सेवन से हिक्का तथा श्वास को उत्पन्न करता है। अच्छा, जो भेड़ होती है हमारी, तो वो ऊन को लादे रहती है हमेशा। ठीक है, तो ऊन को लादे रहती है। इससे आप ये समझ लेंगे कि जो उसके अंदर चीज़ें पाई जाती हैं तो वो उस टाइप की हैं। तो क्योंकि ऊन गर्मी पैदा करता है। ठीक है, तो इससे आप समझ के याद कर लेंगे उसको। और ये उष्ण है तो ये पित्त को भी बढ़ाएगी हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि पित्तवर्धक है। और गुरु है तो कफ को ही बढ़ाएगी। यानी कि ये 2 चीज़ें स्टार्टिंग की यही पूरे हमारे उसको गुणों को एक्सप्लेन कर देंगी
कि गुरु उष्ण को याद कर लेना है, बाकी सबको जो है अपने मन से लिखते चले जाना है कि ये गुरु है तो ये कफ को बढ़ा देगी, उष्ण है तो ये पित्त को बढ़ाएगी। ठीक है, अब कफ और पित्त बढ़ रहा है तो ये वात रोग में पथ्य का काम करेगी और वात रक्त में परिषेक के लिए लाभकर होती है। परिषेक का मतलब होता है कि स्प्रिंकल करना, यानी कि छिड़काव टाइप का करना, और ये अत्यधिक सेवन से हिक्का श्वास उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अजादुग्ध। तो अजादुग्ध का मतलब है कि बकरी का दुग्ध है। तो बकरी कैसी होती है कि ये थोड़ा पानी पीने से, व्यायाम करने से, कटु तिक्त भोजन करने से इसका दुग्ध लघु होता है। रक्त पित्त अतिसार ज्वर में लाभकारी है। इसका दुग्ध सर्वव्याधि हर और शोष रोग हर है। ठीक है, थोड़ा पानी पीने से, यानी कि बकरी जो है बहुत कम पानी पीती है, हमेशा चलती फिरती रहती है। ठीक है, तो व्यायाम करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जिम में जाके बॉडी वॉडी बना रही, डोले शोले बना रही है, तो ऐसा नहीं, इसको याद रखना है। तो व्यायाम करने से मतलब यहाँ पे ये है कि वो हमेशा चलती फिरती रहेगी, कूद फांद करती रहती है, तो वो उसका एक टाइप का व्यायाम होता रहता है। कटुतिक्त भोजन करने से वो हमेशा खाने को देखो, ये नीम के पत्ते खा जाती है, उसको कड़वे नहीं लगते हैं एकदम, यानी कि कटुतिक्त भोजन भी बड़े आराम से खा जाती है। तो इस वजह से जब उसके अंदर कटु रस या कषाय रस वगैरह ये सब पहुँचते रहते हैं तो इसका इफेक्ट उसके दुग्ध पे ही पड़ता है, तो उस वजह से उसका दुग्ध हो जाता है लघु। ठीक है, और ये रक्त पित्त तथा अतिसार और ज्वर में लाभकारी है। ठीक है, यानी कि आपने तो देखा ही होगा कि अभी ये डेंगू वेंगू जब चल रहा है तो उसमें ये इसका दुग्ध काफ़ी काम आता है, और भी ये प्रकार के जो ज्वर हैं तो उसमें भी इसका दुग्ध काफ़ी काम आता है। तो इसका दुग्ध यानी कि सर्वव्याधि हर और शोष रोग हर है। ये जो बकरी होती है तो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इफ़ेक्ट होता है तो वो राजस्वा व्याधि पे होता है। तो क्योंकि जिसका दुग्ध जो डेली पीता रहता है बकरी का, तो उस व्यक्ति को कभी भी राजस्वा रोग नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो अजादुग्ध से भी श्रेष्ठ दुग्ध होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है हमारा गोदुग्ध। तो गोदुग्ध की जो क्वालिटीज़ हैं तो वो ये है कि ये जीवनीय, रसायन, मेधावर्धक तथा क्षीराष्टक में सर्वश्रेष्ठ है। गुरु स्निग्ध, मधुर शीत, वात पित्त शामक, रक्त पित्त शामक, जरा यानी कि बुढ़ापा एवं समस्त रोगों का नाशक तथा रसायन है। बलवर्धक तथा मृदुरेचक का कार्य करता है। यानी कि कुछ चीज़ें तो आपको खुद से समझ में आ गई होंगी इसमें कि जो इसकी क्वालिटीज़ हैं वो क्यों हैं, और जो रही सही हमारी ये कि जरा और रसायन, यानी कि अगर ये जरावस्था को देर से ला रहा है तो इसका मतलब ये रसायन का भी काम कहीं ना कहीं कर रहा है, और जरावस्था को देर से ला रहा है तो इसका मतलब ये हमारी समस्त धातुओं का पोषण भी कर रहा है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो रोगों से लड़ने की क्षमता है तो उसको भी ये बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये होगा कुल मिला के गोदुग्ध के गुण। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं गोदुग्ध के बाद में महिष का दुग्ध, यानी कि जो भैंस का दुग्ध है तो उसके गुण। तो इसका जो मेन गुण होता है वो यही दो चीज़ें आप याद रखें कि ये गुरु स्निग्ध होता है। ठीक है, तो जो गुरु स्निग्ध होता है इस वजह से इसकी जो क्वालिटीज़ बन के आती हैं तो ये फ़ायदा करता है अनिद्रा एवं तीक्ष्णाग्नि में। ठीक है, अब ये गुरु होता है, जैसे ये गुरु होगा तो ये कफ को हमारे बढ़ा देगा, और कफ को बढ़ा देगा तो ये अनिद्रा में भी निद्रा ला देगा, यानी कि कफ को बढ़ाएगा तो ये हमको नींद की तरफ जो है बढ़ाएगा, ये हमको नींद लाने वाला होगा। और स्निग्ध होता है तो स्निग्ध होने की वजह से ये जो हमारे अमाशय में जो पित्त बढ़ा हुआ होता है, अग्नि बढ़ी हुई होती है, तो ये स्निग्ध गुण इसका जाके शमन कर देता है अग्नि का, तो इस वजह से ये तीक्ष्ण अग्नि में लाभकर होता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा अगला दुग्ध, जो कि है उष्ट्र दुग्ध, यानी कि ऊँटनी का दुग्ध। तो इसके गुण है कि ये कुछ उष्ण लवण रस युक्त होता है, कफवात शामक, लघु दीपन, आनाह यानी कि पेट फूलना, कृमि यानी कि हमारे ये जो पेट के कीड़े होते हैं और जो बाकी उदर रोग हैं, एवं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये अर्श में हितकर होता है, ये इसकी खास क्वालिटी है। ठीक है, और बाकी जो गुण है वो आप अंदाजे से याद लिख सकते हैं आराम से, कि जैसे ये रेगिस्तान में पाया जाता है तो इसकी जो दूध की क्वालिटी होगी तो वो उष्ण होगी, लवण रस युक्त होता है, तो ये सब कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी इसमें। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं करेड़ू यानी कि हथनी का दुग्ध। तो हथनी जो होती है हमारी वो होती है भारी भरकम। ठीक है, भारी भरकम होती है, बलशाली होती है,
तो इसका जो दुग्ध होता है तो वो भी हाथी की तरह स्थिरता प्रदान करता है और उसको उसी तरह बल प्रदान करता है। तो इसके जो गुण हैं वो यही दो हैं कि ये बल तथा स्थिरता कारक होता है। और अब इसके बाद बड़वा दुग्ध, तो इसमें आते हैं हमारे ये घोड़ी का दुग्ध। तो इसका दुग्ध बल्यता, स्थिरता कारक, ईषत, अम्ल, लवण, रुक्ष, लघु तथा शाखागत वात में हितकर है। यानी कि इसका दुग्ध भी जो है बल्य तथा स्थिरता कारक होगा, लेकिन ये उतना नहीं होगा जितना हथनी का होता है। यह हथनी से कम थोड़ा बल्य होगा और कम स्थिरता प्रदान करेगा। ईषत का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कि ये थोड़ा सा अम्ल और लवण रस युक्त होता है। और ये जब ऐसा होगा तो ये रुक्ष और लघु का भी काम करेगा और शाखागत वात में हितकर होता है। अब इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो नारी के दुग्ध है। तो नारी के दुग्ध के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये दुग्ध जो है हमेशा कच्चा प्रयोग किया जाता है, इसको पका के या उबाल के नहीं यूज़ किया जाता है। तो जो इसका मेन काम होता है, इसमें ये याद रखना है कि हमारे नेत्र रोगों में हितकर होता है। तो जैसे कि हमारे ये आश्चोतन हो गया, अंजन हो गया, तर्पण वगैरह, तो इसमें भी नारी का दुग्ध प्रयोग किया जाता है। और जिसके नॉर्मल गुण हैं, जो पीने पे इसके जो गुण हमारे शरीर में दिखते हैं, तो वो ये है कि ये जीवनीय, ब्रह्मण, सात में स्नेहन तथा रक्त पित्त में, नस्य हेतु तथा नेत्र रोगों में उपयोगी होता है। इसे हमेशा अपक को ही प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक ये हो गए हमारे 8 प्रकार के दुग्ध के गुण। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके दुग्ध के विकार, यानी कि दुग्ध को अगर हम विकृत कर देते हैं तो उससे हम क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्षीर संतानिका। तो क्षीर संतानिका यानी कि जो मलाई होती है हमारी दुग्ध के ऊपर की, तो उसको क्षीर संतानिका बोलते हैं, यानी कि क्षीर की संतान। तो दुग्ध को गर्म करने पर जो मलाई जम जाती है उसे क्षीर संतानिका कहते हैं। यहाँ पे इसके गुण बताए गए हैं कि ये गुरु, वात, पित्त, शामक तथा वृश्य होता है। ठीक है, यानी कि ये इसमें गुरुता का गुण पाया जाता है क्योंकि इसमें घी वगैरह होता है सब इसी के अंदर, तो इसीलिए ये गुरुता का काम करती है, स्निग्धता का काम करती है। तो इसीलिए ये वात, पित्त, शामक तथा वृश्य का काम करती है। ठीक, अब जो अगला विकार है वो है हमारा पीयूष, यानी कि जिसको अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो गिजरी वगैरह ही बोलते हैं, कि जब न पुरुषूता गौ के दुग्ध को पीयूष कहते हैं। या गुरु अभिसंधि तथा कफवर्धक होता है, यानी कि जब उसकी डिलीवरी हुई होती है गाय की, तो उसका जो दुग्ध होता है तो उसको पीयूष बोला जाता है। ठीक है, पीयूष एक पर्यायवाची होता है अमृत का, सुधा सोम पीयूष। ठीक है, यानी कि अमृत के समान गुणकारी होता है। तो यह गुरु अभिसंधि तथा कफवर्धक होता है, ये इसके गुण हैं। और जो अगला विकार है वो है हमारा किलाट, जिसको हम छेना के रूप में जानते हैं या फिर इसको हम पनीर के रूप में देखते हैं। तो इसके गुण होते हैं कि यह दुग्ध को नींबू आदि अम्ल द्रव की अति अल्प मात्रा देकर फाड़ देने से बचा हुआ ठोस भाग होता है। यानी कि जो दुग्ध के अंदर का ठोस भाग है, जो प्रोटीन पार्ट है उसके अंदर का, तो उसे जो है किलाट बोला जाता है। यह बल यानी कि बलकारक होता है तथा लघु होता है। अब जो हमने दूध फाड़ दिया है, जो फाड़ देने से जो प्रोटीन पार्ट उसका जो सॉलिड वाला पोर्शन हो गया, तो वो हो गया हमारा किलाट। और जो हमारा बचा हुआ पार्ट हो गया पानी वाला, तो वो बोला जाता है मोरट, यानी कि छेने का पानी। दूध फाड़ने पर बचे हुए द्रव भाग को मोरट या क्षीर मस्तु बोलते हैं। यह बल्य होता है तथा मंदाग्नि में हितकर होता है। तो जो आपने देखा होगा कि ये बॉडी बिल्डर लोग ये प्रोटीन फाँकते रहते हैं दिन भर, तो ये बनता असल में इसी से बनता है, जो मोरट होता है। तो ये वी प्रोटीन होता है एक्चुअली। ठीक है, तो इसको मोरट, क्षीर मस्तु या इंग्लिश में बोल लें तो ये वी प्रोटीन बोला जाता है। अब हम देखते हैं इसके अगले विकार। तो जो इसका अगला विकार है वो है तक्र, यानी कि मट्ठा। तो यह त्रिदोषघ्न है, यानी कि ये तीनों दोष हमारे वात, पित्त, कफ, इनको जो है बैलेंस करता है। और नित्य सेवन से ग्रहणी दोष तथा अर्श का नाश करता है। ये इसकी मेन चीज़ हो गई कि ये ग्रहणी दोष में काम करेगा और अर्श का नाश करेगा, मेन चीज़ ये है। फिर उसके बाद ये त्रिदोषघ्न का भी काम करेगा, बस हो गया काम इसका। और दधी, दही, यह गुरु, स्निग्ध, अभिसंधि, मधुर अम्ल, उष्ण वीर्य, वातशामक, कफवित्तवर्धक, दीपन, बल्य एवं वृश्य है। उदर रोग, विषम ज्वर एवं दौर्बल्यता में लाभकर है, किंतु अति सेवन से शोथ, रक्त विकार, ज्वर, रक्तपित्त, कामला उत्पन्न करता है।
रात्रि में एवं गर्म करके, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये रात में नहीं खाना है और गर्म करके नहीं खाना है। और शरद एवं बसंत ऋतु में इसका सेवन वर्जित है। बस ये चीज़ें इसकी ध्यान में रखना है। और इसमें अगर आप बढ़ाने को लिख सकते हैं, जैसे तक्र हो गया, हमारा दही हो गया, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है। तो उसको अगर आप बुक से देख पाएँ तो वो भी आप इसको बढ़ा सकते हैं इसमें। अब इसके बाद हम बात करेंगे नवनीत, या हयंग बीन भी बोलते हैं, या फिर मक्खन बटर हमारा जो है। तो उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि यह लघु स्निग्ध मधुर कषाय, ईषदम्ल तथा मधुर विपाक, वात पित्त शामक, दीपन संग्राही, मेद्य और वृश्य है, अरुचि एवं गृहिणी का नाश करता है। ठीक है, तो यह हो गए हमारे मक्खन के गुण। इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि ये होता ज़रूर है चिकना चिकना, लेकिन यह लघु होता है। ठीक है, और स्निग्ध माना जाता है। और ईशत अम्ल, यानी कि आपने इसको टेस्ट करके देखा होगा, तो यह थोड़ा सा मतलब नमकीन टाइप का भी लगता है। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो इसका इम्पोर्टेंट विकार जो है वो है हमारा घृत। तो इसके जो क्वालिटीज़ हैं कि ये सम्यक पक्व दुग्ध से जमे दधी को मथ कर निकाले नवनीत को पिघलाकर बना घृत वात पित्त प्रशमन है। यानी कि जो दुग्ध है उससे बना दही, दही के बाद इन्होंने बनाया उससे नवनीत निकाला, फिर जो नवनीत को पिघला के जो बनाया जाता है वो कहलाता है हमारा घृत। यानी कि इतने ज़्यादा प्रोसेस के बाद बनता है। और यह गुरु, स्निग्ध, मधुर, शीत, मेद्य, दीपन, स्नेहन, अनुलोमन, यानी कि ये सब क्वालिटीज़ आप उसकी जो है लिख सकते हैं इसमें। इसकी इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल क्वालिटी है कि इसका जवाब नहीं है। इसकी कई जगह मतलब यूज़ होता है। और यह ज्वरघ्न, अर्श प्रशमन, ब्रह्म रसायन एवं चक्षुष्य है। यह योगवाही होता है। योगवाही का जो मतलब होता है वो ये होता है कि ये जिसके भी साथ मिलेगा ये उसके गुणों को बढ़ा देता है। और ये सभी स्नेहों में उत्तम होता है। और पुराना घृत, यानी कि जो 10 वर्ष से भी अधिक पुराना है, तो वो मानस दोष हर, यानी कि ये जो मानसिक रोग हैं तो उन दोषों का नाश करता है। और विषघ्न, यानी कि ये विष का भी नाश करता है। ज्वरघ्न, यानी ज्वर का भी नाश करेगा। तथा स्रोत शोधन है, यानी कि जो हमारे स्रोतस हैं बॉडी के, तो उनका शोधन करता है। और क्षीर तथा घृत अभ्यास सभी रसायनों में उत्तम होता है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो क्षीर और घृत अभ्यास, यानी कि इनका जो निरंतर सेवन करता रहेगा तो वो सभी रसायनों में ये दोनों उत्तम होते हैं। और गोघृत हितकर तथा अविक घृत, यानी कि जो भेड़ का दुग्ध है तो वो अहितकर माना गया है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो आप इसको घृत में याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सब कवर करने की कोशिश की है। और अगर वीडियो में आपको ऐसा लगा हो कि कहीं पे समझ में ना आया हो या थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया गया हो, तो आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। और इसी के साथ अलविदा लेता हूँ मैं आपसे, और मिलता हूँ अपने अगले टॉपिक के साथ। तो बने रहें हमारे चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।